कुछ दिनों में दिवाली का त्योहार आने को है, लेकिन दिवाली की शुरुआत से पहले ही बम, पटाखों और आतिशबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया कि दिवाली के त्योहार के साथ पटाखे कैसे जुड़े? आइए आज के इस खास पॉडकास्ट में जवाब खोजते हैं उस घटना का जिसकी वजह से पटाखे दिवाली के त्योहार का एक हिस्सा बन गए। इसके लिए सबसे पहले हमें पटाखों के इतिहास को जानना होगा, और अगर बात पटाखों की हो रही है तो उससे भी पहले हमें गन पाउडर यानी बारूद की बात करनी होगी। किंवदंतियों के अनुसार तकरीबन 600 से 900 ईस्वी के दौरान किसी समय एक चीनी किमियागर ने पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल को मिलाकर एक काला परतदार पाउडर बनाया जो दुनिया का पहला बारूद था। इस पाउडर को खोखली बांस की छड़ियों में डाला गया और पहली मानव निर्मित आतिशबाजी बनाई गई। इसलिए पटाखों के लिए चीनी नाम बोओझू का शाब्दिक अर्थ है विस्फोट करने वाला बांस। पटाखों से शोर करना चीन की एक परंपरा थी। चीन में ऐसी मान्यता थी कि पटाखों के शोर से डरकर बुरी आत्माएं, विचार और दुर्भाग्य भागेगा और इसके साथ ही सौभाग्य और प्रबल होगा। बाद के सालों में ये रेशम राजमार्ग से भारत समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचा। कई लोगों का मानना है कि खोजकर्ता मार्को पोलो ने प्राचीन सिल्क रोड के जरिए चीनी बारूद को यूरोप में पेश किया था। मार्को पोलो को 13वीं शताब्दी में यूरोप में बारूद लाने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि मार्को पोलो ने इसका वर्णन अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में नहीं किया। कई नए साक्ष्य बारूद की भारत में काफी पहले की मौजूदगी बताते हैं, लेकिन भारत में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार बारूद का सामना 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच ये लड़ाई लड़ी गई। बाबर की तोप की आवाज से लोधी के हाथी डर गए, जिससे वे अपने ही लोगों को रौंदने लगे। बाबर के तोपखाने ने इस लड़ाई को जीतने में उनकी कहीं ज्यादा मदद की और संख्या में कम होने के बावजूद बाबर की सेना ये लड़ाई जीत गई। हालांकि इससे बहुत पहले बारूद तो नहीं, लेकिन एक ऐसे चूर्ण का उल्लेख चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है जो बड़ी तेजी के साथ जलता था और तेज लपटें पैदा करता था। इसी तरह से बंगाल के इलाके में बारिश के मौसम के बाद कई इलाकों में सूखती हुई जमीन पर नमक की एक परत बन जाती थी। इस नमक को बारीक पीस लेने पर तेजी से जलने वाला चूर्ण बन जाता था, और अगर इसमें गंधक सहित कोयले के बुरादे की उचित मात्रा मिलाती जाती तो इसकी ज्वलनशीलता और भी बढ़ जाती। इस कहानी का ये किस्सा तो पटाखों के इतिहास को बताता है, लेकिन खुशियां मनाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल क्यों होने लगा? तब भारत में खुशियां मनाने के लिए घर द्वार पर रोशनी जरूर की जाती थी, पर इस रोशनी में भी पटाखों का तो कोई विवरण नहीं मिलता। हालांकि घी के दिए जलाने का उल्लेख जरूर मिलता है। भारत में पटाखों से जुड़े दिलचस्प किस्से मिलते हैं जो उस समय के लिखे गए वृतांतों और समकालीन किस्सों से मिले जुले हैं। हालांकि मुगलों के कई जश्नों में पटाखों का वर्णन मिलता है, लेकिन उससे भी पहले भारत आए पुर्तगाली द्वारा पटाखों का इस्तेमाल किया गया था। बीजापुर के अली आदिल शाह की 1570 की प्रमुख कृति नुजूम उल उलूम में पटाखों पर एक पूरा अध्याय भी है। डॉक्टर कैथरीन बटलर स्कोफील्ड किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाती हैं। उनका कहना है कि मुगलों और उनके राजपूत समकालीनों द्वारा बड़े पैमानों पर पटाखों का इस्तेमाल किया जाता हुआ दिखता है। विशेष रूप से साल के अंधेरे महीने में, देर में सर्दियों में ये कार्य होते थे। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के इतिहास में शादियों, जन्मदिन के मुबारक कार्यक्रमों, राज्याभिषेकों और शब ए बारात जैसे धार्मिक त्योहारों के लिए
पटाखों का इस्तेमाल किया जाता था। पटाखों का वर्णन हमें इतिहास के इन पन्नों पर जरूर मिलता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में प्रोफेसर राजीव लोचन के अनुसार आतिशबाजी में कच्चे माल के रूप में जो चीज इस्तेमाल होती है उसे शोरा, एक तरीके का नमक, कहा जाता है। 18वीं सदी में तो इस नमक का 90% उत्पादन हिंदुस्तान में होता था। ये यूरोप एक्सपोर्ट किया जाता था। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हिंदुस्तान में आतिशबाजी पहले नहीं होती थी। ये जरूर है कि हमें पहले पटाखे जलाने या आतिशबाजी करने का जिक्र नहीं मिलता और करीब से देखें तो 16वीं सदी से बारूद का मिलिट्री इस्तेमाल शुरू हो जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि मिलिट्री यूज हो रहा था तो सिविल यूज भी कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा। हालांकि हिंदुस्तान में आतिशबाजी का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर तब नहीं होता था। अभी खुशियां मनाने में जो पटाखे जलाने या आतिशबाजी करने का रिवाज है, ये बिल्कुल ही नया है। ये हमें पहले देखने को नहीं मिलता था। शादी बारात के पहले जो पिक्चर्स मिलते हैं उनमें रोशनी के लिए मशालें जरूर दिखती हैं, लेकिन आतिशबाजी कहीं नहीं मिलती, पटाखों का जिक्र भी नहीं मिलता। 18वीं सदी और 19वीं सदी से लगातार आतिशबाजी, पटाखों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। हालांकि कुछ नए शोधों में भारतीय आतिशबाजी का सबसे पहला विश्वसनीय उपयोगी स्रोत 1443 में ही देखने को मिलता है। ये वो समय था जब देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर दरबार के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने महानवमी उत्सव में आतिशबाजी के इस्तेमाल का उल्लेख किया था। पंद्रह सौ 1551 से 1588 तक शासन करने वाले सुल्तान फिरोज तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली में शब ए बारात के अवसर पर फूल बिखरने वाले रॉकेट के विस्फोट से जुड़ी आतिशबाजी का विवरण शम्स ए सिराज अफीफ द्वारा लिखित तारीख ए फिरोज शाही में पाया जा सकता है। वहीं कई संस्कृत स्रोतों में हम पाते हैं कि उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्रदेव द्वारा रचित कौतुक चिंतामणि में, साथ ही आकाश भैरव कपल में विनोद नानी या शाही मनोरंजन के लिए विभिन्न आतिशबाजी तैयार करने के कई सूत्र भरे हुए हैं। पुर्तगाली लेखक और अधिकारी टुवर्ड बारबोसा ने अपने लेख ट्रेवल्स 1518 में गुजरात में एक ब्राह्मण विवाह में आतिशबाजी के उपयोग के बारे में लिखा है। ये स्रोत भारत में पटाखों के शुरुआती सबूतों में से एक है। भारत में पटाखों का कारोबार 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। चेन्नई से 500 किलोमीटर दूर एक जगह है शिवकाशी, जहां 800 से ज्यादा पटाखा यूनिट्स हैं। ये देश में बनने वाले पटाखों का 80% हिस्सा तैयार करते हैं। शिवकाशी के रहने वाले अय्या नादर और उनके भाई शुमुंगा नादर बंगाल की एक माचिस फैक्ट्री में काम किया करते थे। बारूद से खेलने का हुनर दोनों ने यही सीखा। बाद में जब दोनों भाई 1923 में वापस शिवकाशी पहुंचे तो उन्होंने पहले माचिस बनाने का काम शुरू किया। दोनों ने जर्मनी से मशीनें मंगाकर अनिल ब्रांड और अयन ब्रांड की माचिस बनाने का काम शुरू किया। बाद में उन्होंने आतिशबाजी बनाई और इस तरह शुरू हुई श्री कलिस्वारी पटाखा उद्योग, जो आज के समय में मुर्गा छाप पटाखों के मालिक हैं। नादर बंधुओं के पटाखा कारोबार शुरू करने से पहले ये भारत में ब्रिटेन और जर्मनी से आयात होते थे, पर उनके इस काम को शुरू करने के बाद शिवकाशी इस उद्योग का केंद्र बनने लगा। इसकी बड़ी वजह यहाँ का शुष्क मौसम होना है, जो साल में 300 दिन रोजगार की संभावना को जन्म देता है। अगर उस दौर की सियासत को देखें तो 1934 में अंग्रेजी सरकार ने माचिस पर आयात शुल्क लगा दिया। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1938 से 1944 तक इनका आयात भी बंद हो गया। इसी बीच अंग्रेजी हुकूमत ने 1940 में इंडियन एक्सप्लोसिव कानून बनाया।
इसके बाद आतिशबाजी बनाने से लेकर रखने तक के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लगी और इस तरह आतिशबाजी की पहली आधिकारिक फैक्ट्री तभी बन सकी। इससे पहले शिवकाशी के अलावा त्रिशूर और इरनजलकुड्डा में भी माचिस और आतिशबाजी का काम होता था। पटाखे बनाने का एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि दिवाली पर जो पटाखे सिर्फ मिनट में धुआं हो जाते हैं, उन्हें तैयार करने में पूरे 300 दिन लगते हैं। अतुल शाह, डीडी न्यूज।